हेलो एवरीबॉडी, दिस इज गौरव मिश्रा एंड आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण सवाल के बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस हम लोग इस टॉपिक में इस वीडियो में करेंगे, जो कि आगामी 2024 बिहार बोर्ड 12th के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए और फटाफट हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा आपका फारसी लिपि। फारसी लिपि जो है दाईं से बाईं लिखी जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग उर्दू का जो ये लिपि होता है ये। ठीक है, हिंदी का लिपि देवनागरी में लिखी जाती है, इंग्लिश की लिपि रोमन में लिखी जाती है, उसी तरह उर्दू की लिपि जो है फारसी में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फारसी होगा, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि देवनागरी लिपि क्या है। देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक है, वर्णात्मक है, चित्रलिपि है, सूत्रलिपि है। अक्षरात्मक, वर्णात्मक, चित्रलिपि या सूत्रलिपि? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अक्षरात्मक है। हमारा जो देवनागरी लिपि कैसा है? अक्षरात्मक है, कोई चित्र के द्वारा हम इसको नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोमन लिपि क्या है? रोमन लिपि सूत्रलिपि है, चित्रलिपि है, वर्णात्मक लिपि है या अक्षरात्मक लिपि है? तो इसमें भी आप जानते हैं कि इसमें ये वर्णात्मक लिपि में आता है। रोमन लिपि किसके अंतर्गत आता है? वर्णात्मक लिपि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की प्राचीन लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। पहले बहुत सारी रचनाएं ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, तो प्राचीन लिपि में ब्राह्मी लिपि आता है। हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी की लिपि जो है वो क्या है? देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? तो संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं, इन सभी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि ही है। ये देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? किस लिपि से जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? तो आपको पता है कि भारत का जो प्राचीन लिपि रहा है वो रहा है ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, यानी इसका जो आंसर होगा वो ब्राह्मी होगा। चलिए, अब ये था भाषा से संबंधित। अब आते हैं वर्ण से संबंधित कुछ उच्चारण। देखिए, वर्णों के उच्चारण अच्छा स्थान से जो है बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आप सारे बच्चे जो विद्यार्थी है एक बार वर्णों के उच्चारण स्थान को अच्छी तरह से देख लेंगे। ठीक है, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको पता है कि त, थ, द, ध और न, ये इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत से होता है। ठीक है, त, थ, द का उच्चारण स्थान किससे होता है? दंत से होता है। इसमें प्रत्येक वर्ण का उच्चारण त से लेकर न तक दंत होगा। इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही आंसर क्या है इसका? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो इसमें से अघोष वर्ण जो है हमारा वो कौन सा है वो देखते हैं। तो अघोष वर्ण है हमारा च। अघोष वर्ण क्या है? च है। ठीक है, अघोष वर्ण क्या है? च वर्ण है। चलिए हम लोग समझेंगे कि ये अघोष वर्ण होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जो अघोष वर्ण और घोष वर्ण दो है। अघोष वर्ण वह वर्ण होता है जिसके उच्चारण में, अघोष वर्ण वह वर्ण होता है जिनके उच्चारण में, जिनके ध्वनि के उच्चारण में झंकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो वर्णमाला में कुछ ऐसे शब्द है जिसके उच्चारण से झंकार उत्पन्न होता है, और कुछ ऐसे भी शब्द है जिनके उच्चारण से झंकार उत्पन्न नहीं होता है। तो वैसे शब्द जिनके उच्चारण से झंकार उत्पन्न नहीं होता है वह क्या वर्ण कहलाता है? अघोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ण का जो हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी 5 वर्ग होगा। 5 वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, यानी क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सभी आपके अघोष वर्ण है। ठीक है, तलाब्य, श, मूर्धन्य श, दंती स, ये भी अघोष वर्ण है। कुल अघोष वर्णों की संख्या कितने हैं? तो 13 है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी अगर आपने समझ गए कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय यानी च जो है आपका क्या है? अघोष वर्ण है। इसके उच्चारण में झंकार उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तलाबे स का उच्चारण स्थान क्या है? जैसे नाम है इसका तलाबे श, आपको समझ में आ गया होगा। तालु से उच्चारण होता है इसका। किससे उच्चारण होता है? तालु से। मूर्धन्य स का उच्चारण मूर्धा से, और दंत स का उच्चारण दंती दांत से होता है। ये चीज आपको यूं ही इसके नाम से ही पता चल जाएगा। अब बताइए, दीर्घी, दीर्घी का उच्चारण किससे होगा?
दीर्घ ई का उच्चारण जो होता है वो तालु होता है। मैंने आपको पहले बताया कि आपको उच्चारण स्थान जरूर से जरूर जान लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल का उच्चारण स्थान किससे होता है? ल का उच्चारण स्थान भी ल का उच्चारण भी स्थान भी क्या है? दंत ही है दोस्तों, ठीक है, दंत से ही होता है ल का भी उच्चारण स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हिंदी में हर्ष स्वर कितने हैं? हिंदी में हर्ष स्वर कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 हर्ष स्वर माने जाते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ का उच्चारण क्या है? तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है, कंठ है। तो अ सीधे कंठ से निकलता है आवाज, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा मित्रों, प्यारे छात्रों, वो होगा कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, र और री का उच्चारण स्थान क्या है इसके बारे में भी आप लोग को तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मूर्धा। र और री दोनों का हम लोग मूर्धा से बोलते हैं। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन है? तो मैंने बताया कि जिनके उच्चारण में झंकार की उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है? ह एक इकलौता आपका जो है इसमें घोष वर्ण है जिसमें झंकार की उत्पत्ति होती है बोलने पर। इसका सही आंसर है आपका क्या होगा? इसका सही आंसर ह। ह इसमें जो उत्पन्न है, बाद बाकी सभी से जो है वो अघोष वर्ण है, उसमें झंकार की उत्पन्न नहीं होगी। स, अ, ज घोष वर्ण में, ठीक है। घोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? तो ह भी होगा और ज भी होगा, ठीक है। दोनों घोष वर्ण होंगे आपके, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। घोष वर्ण वह वर्ण होता है जिसके उच्चारण में झंकार की उत्पत्ति होती है, और अघोष वर्ण वह होता है जिनके उच्चारण में झंकार की उत्पत्ति नहीं होती है। तो मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तलाबेसा, मूर्धन्यसा, दंतीसा, ये सब जो होता है वो कौन सा वर्ण होता है? सब होता है आपका अघोष वर्ण, जबकि ये जो हो गया आपका घोष वर्ण हो गया, ठीक है, जिसमें झंकार की उत्पत्ति होगी। स में नहीं होता है, अ में नहीं होता है, ठीक है। ह और ज में होता है, तो इसका दोनों ऑप्शन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो निम्नलिखित में जो कंठ से उच्चारण होता है, कंठ से उच्चारण या तो स्वर वर्ण का होता है और नहीं तो क ख ग घ का होता है। तो इसमें जो क ख ग का ऑप्शन है दोस्तों वो है डी नंबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट बिना विलंब किए हुए। हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या है 4। अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितना है? 4 संख्या है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? संयुक्त स्वर तो है नहीं है, अर्ध स्वर है नहीं, ठीक है। व्यंजन स्वर में रखा गया है। यरलवा को किस में रखा गया? व्यंजन में रखा गया है। म का उच्चारण, प फ व का उच्चारण का स्थान जो होता है ओठ होता है। म का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ है। क्या है? ओठ है म का उच्चारण स्थान। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। कितने हैं? 5 संख्या है अनुनासिक। नाक का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। यरलवा कौन व्यंजन है? तो स्पष्ट है कि यरलव जो है वो अंतःस्थ व्यंजन इसी को कहा गया है। यरलव को ही क्या कहा गया है? अंतःस्थ व्यंजन कहा गया है। घ का उच्चारण ऑफ कोर्स कंठ होगा। क ख ग का उच्चारण कंठ से होता है, तो इसका सही आंसर होगा कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज, च, छ, ज का उच्चारण होता है तालु। इसका सही ऑप्शन जो होगा छात्रों वो क्या होगा? तालु होगा। थोड़ा फटाफट रैपिड फास्ट करेंगे ताकि आपका कुछ एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? क्या ये अंतःस्थ व्यंजन है, उस व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है? तो इन सब को जो है हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि सही आंसर होगा ये क से लेके प वर्ग स्पर्श व्यंजन में आएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन है हमारा शब्द और वाक्य से। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम लोग इस शब्द और वाक्य का अगले वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि हम हमेशा नए ऊर्जा के साथ आपके साथ इस तरह से वीडियो बनाते रहें।